हेलो डियर व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्लास 12 का टर्म 1 का इकोनॉमिक्स का पेपर। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है फंक्शन आरबीआई का नहीं है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ करेंसी, ये तो है इसका काम। बैंकर टू पब्लिक, ये इसका काम नहीं है। ये बैंकर टू गवर्नमेंट है, या कह सकते हैं बैंकर टू अदर बैंक्स है। अदर बैंक्स यानी कि कमर्शियल बैंक्स। सी भी ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का भी ये कंट्रोलर है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनके थ्रू ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है ट्रेड सरप्लस रेफर्स टू। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सरप्लस कब होता है? सरप्लस तब होता है जब एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा हों और इंपोर्ट्स कम हों। और एक्सपोर्ट्स किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? ट्रेड। ट्रेड वर्ड का मतलब यहाँ पे ये बात हो रही है कि मर्चेंडाइज यानी कि गुड्स की बात हो रही है। यानी कि जब गुड्स का एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तब ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा। तो ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा होंगे। गुड्स यानी कि विजिबल आइटम्स, किससे? इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स से। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। जो पेंसिल से आपको ये टिक लगे हुए हैं ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ ये आंसर्स मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहे हैं वो हैं। मेरे आंसर्स ज़रूरी नहीं है कि 100% करेक्ट हों। मुझे जो अप्रोप्रिएट आंसर्स लग रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में कहा गया है गवर्नमेंट बजट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ठीक है, शोइंग एक्चुअल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो देखिए स्टेटमेंट 1 ठीक है पर पूरी ठीक नहीं है। जो गवर्नमेंट बजट की बात करें वो एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक्चुअल रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के पास्ट ईयर के जो होते हैं वो तो शो किए ही जाते हैं, वो तो होते ही होते हैं। एंड इसमें ये भी होता है कि अगले आने वाला जो फिस्कल ईयर है उसमें कितना रिसीप्ट या एक्सपेंडिचर होने वाला है। होने वाला है मतलब वो एक्चुअल तो है नहीं, क्योंकि वो अभी फ्यूचर में होगा। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकम्प्लीट है, पूरी की पूरी करेक्ट नहीं है। क्योंकि बजट में जो एक साल का बीत गया है उसका रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है, प्लस आने वाले एक साल का रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर भी होता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। देखिए मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में जो मेन चीज़ें होती हैं दो, वो एक तो एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू। तो ई और आर, ना कि रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया को लेकर। तो अगर आपको ये डाटा याद नहीं भी था तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते थे। आप इसमें सी वाले ऑप्शन को ध्यान से देखिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज टू हाई। अब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे आप समझ सकते हैं कि कंडीशंस अच्छी नहीं थी, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ थी अच्छी, ना एजुकेशन फैसिलिटीज़ थी, ना ही ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा था हमारे इंडिया की बात करें तो जब ये सब अच्छा नहीं था तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई हो नहीं सकती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देते, अगर आपको डाटा याद नहीं भी था तो भी आप आसानी से समझ जाते कि जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें नॉट ट्रू वाला ही पूछा हुआ था, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? इसका सी आंसर जो है हो जाता। इंडियन प्लानर्स, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। इंडियन प्लानर्स गेव मोर इंपॉर्टेंस टू पब्लिक सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। हाँ ये तो ठीक है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956 का, इसमें पब्लिक सेक्टर को लीडिंग रोल दिया गया था, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है दोनों ही करेक्ट है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। एक्सपोर्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैज़ लेड टू। जो भी कोविड-19 की वैक्सीन्स
बनाई गई थी उनको एक्सपोर्ट किया गया था और वो बनाई गई थी इंडिया में। इससे क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, यहाँ पर बनाकर अगर हम बाहर बेचेंगे या बाहर भेजेंगे तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, बाहर का पैसा हमारे पास आएगा, क्योंकि बाहर के देशों में भी उनको बेचा जाएगा, भले से कम रेट में बेचा जाए लेकिन आएगा तो सही। कई देशों को हमने फ्री में भी वैक्सीन्स दी हैं, लेकिन कुछ को थोड़े बहुत पैसे भी लिए ही होंगे हमने, तो इससे इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगी। और इससे क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ है, क्योंकि वैक्सीन को बनाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन पहले से नहीं बन रही थी, जब कोरोना आया, कोविड-19 आया तो उसके बाद वैक्सीन बनना शुरू हुआ। अब जब उसके बाद हुआ तो नए लोगों को भर्ती किया गया होगा, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इंडिया हैज़ बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ। तो आउटसोर्सिंग के लिए इंडिया को काफ़ी प्रेफर किया जाता है, इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। अब फर्स्ट वाला रीज़न तो हो नहीं सकता, अनस्किल्ड लेबर अगर अवेलेबल इंडिया में है तो अनस्किल्ड लेबर तो कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगा, तो अनस्किल्ड लेबर की वजह से तो आउटसोर्सिंग कोई करेगा नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन काट दीजिए, यानी कि ए और बी तो कट गया। क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज, हाँ हमारे यहाँ की आईटी सर्विसेज काफ़ी अच्छी है और स्किल्ड लेबर भी यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ये है, स्किल्ड लेबर तो अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में जो स्किल्ड लेबर अवेलेबल है वो चीप रेट्स पे अवेलेबल है, तो चीप रेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर है इंडिया में अच्छी है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया को आउटसोर्सिंग के लिए प्रेफर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। क्वालिटी सर्विसेज भी अच्छी हैं और यहाँ पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल हैं और वो भी चीप रेट्स पर, बट चीप रेट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट इंडिकेट्स। अगर फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में है इसका मतलब क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट इंडिकेट करता है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से सी है। अगर आपको किसी भी आंसर में ऑब्जेक्शन है तो आप क्वेश्चन नंबर और अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए, हो सकता है आपका आंसर ज़्यादा सूटेबल हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंडिया हैज़ अट्रैक्टेड टोटल एफडीआई, इंडिया में एफडीआई आया है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये कैपिटल का पार्ट होगा और जब ये आ रहा है, पैसा आ रहा है प्लस यानी कि क्रेडिट साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट और कैपिटल यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 10, अगर स्किल्स, एक्सपर्टीज और नॉलेज ऑफ पीपल पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा। तो इसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाएगा। ये हो गया हमारा 10 का आंसर सी। तो अभी तक मैंने इन 10 क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, बाकियों के आंसर्स ऐसे डिस्कस करने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दूंगा, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मेरा आंसर आपको ऑब्जेक्शनेबल लगे कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता, आपके वाला आंसर सही है, तो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए।